हेलो माय डियर स्टूडेंट, 11.2 एक्सरसाइज का ए टू जेड क्वेश्चन को थ्योरी के साथ पढ़ावेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले 5 से 7 मिनट तुमको लगेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है उसका थोड़ा आइडिया देते हैं, इसको जरूर पढ़ना, इसको स्किप मत करना। अगर इस थ्योरी को सही ढंग से अगर नहीं समझा जाएगा तो क्वेश्चन बनाने पर भी क्लियर से नहीं समझेगा और अदर बुक का या अदर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। इसलिए केवल और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सफिशिएंट नहीं होता है। इसका थ्योरी जब समझोगे तो उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी तुम आराम से बना सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी और प्लस क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। अब आते हैं बारी बारी से। अगर मान लो किसी दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया हुआ हो तो आप उन दोनों लाइन का एंगल कैसे मालूम कीजिएगा। यदि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तो उन दोनों के बीच एंगल कैसे निकालिएगा। दो लाइन का परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, पैरेलल होने का कंडीशन क्या है, स्पेस में कोई भी लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, उसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मालूम करोगे, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसका फुट का कोऑर्डिनेट कैसे जानोगे, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट उसका इमेज कैसे निकलेगा, ये कैसे जानोगे। इन सभी को अगर अंत तक वीडियो अगर देखोगे तो मेरे आशा करते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन में 3D से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए अब बारी बारी से हम लोग हर थ्योरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं, अगर मान लो किसी दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो उसका एंगल कैसे निकलता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन L1 बी L1 M1 N1, यह है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन L2 M2 और N2 है। दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है नहीं। तो दोनों लाइन के बीच जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो उन दोनों लाइन के बीच अगर थीटा एंगल बनता है तो दोनों लाइन के बीच का एंगल का कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड में दे देना L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं यदि दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो। और देखो अगर मान लो पहला कंडीशन देखो, यदि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन का दोनों का डायरेक्शन कोसाइन आपस में प्रोपोर्शनल होगा। मतलब L1 बाई L2 इक्वल होगा M1 बाई M2 इक्वल होगा N1 बाई N2। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड आओगे, यदि मान लो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो यहाँ पर ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आपस में 0 होगा। चलिए ये जो थ्योरी है इस थ्योरी से रिलेटेड तुम्हारा 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आराम से तुम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, यहाँ पर तीन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया, एक ये और एक ये। और हम लोगों को प्रूफ करना क्या है कि ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग थ्योरी क्या पढ़े, अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैटर को लिखना पड़ेगा, कौन L1 M1 N1 है ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो लिख दोगे लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1 बी L1 M1 N1, है कि नहीं। कभी भी ब्रैकेट में नहीं देना है, जब ब्रैकेट में दे दोगे तो वो कोऑर्डिनेट हो जाता है, ब्रैकेट नहीं देना है। यह किसके इक्वल है, तो यहाँ पर इसको लिख दो 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। इसी प्रकार से तीनों लाइन का हम लोग लिख देंगे। L2 का है, थर्ड लाइन है ये L3,
तो इस प्रकार से हम सभी मैटर को लिख दिए, तीनों लाइन का मान लिए। अब हमको सपोज करो हमको यह दिखलाना है ये L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब ये दिखलाना है ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो लिखेंगे नाउ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 4 जा 48 बाई 13 इंटू 13, ये दोनों 13 169। देखो यह माइनस है, प्लस होता लेकिन ये माइनस 36 है, इसलिए हम यहाँ माइनस 36 बाई 169, फिर यहाँ माइनस है तो लिख देंगे 12 बाई 169, इसको प्लस करोगे तो 0 आएगा, इसलिए कह देंगे देयरफॉर L1 परपेंडिकुलर है L2 के। सपोज करो हमारी इच्छा प्रूव करना है L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम निकालेंगे। अगेन L1 L3 M1 M3 N1 N3, चलो देखो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो 36 बाई 169, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस माइनस प्लस 12 बाई 169, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 48 बाई 169। ओबियसली यह भी तुमको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, इसका मतलब हो गया L1 परपेंडिकुलर है L3 के। अब आओ अगर हम L2 और L3 को देखें परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो L2 और L3 के डायरेक्शन कोसाइन को प्रोडक्ट करके सम करेंगे इसी फॉर्मूला पर। अगेन बटे 169, यहाँ देखो माइनस 48 बटे 169, यहाँ देखो 12 तिया 36 169, फिर इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, इसलिए L2 परपेंडिकुलर है L3 के। ये क्लियर हो गया, तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तब दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे मालूम करोगे, और दोनों लाइन के परपेंडिकुलर का कंडीशन और दोनों लाइन के पैरेलल होने का कंडीशन डायरेक्शन रेशियो के आधार पर है ना। तो मान लेते हैं यहां पर लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 बी A1 B1 C1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 बी A2 B2 C2 है ना। तो दोनों लाइन के बीच यदि थीटा एंगल बनेगा तो देन कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा हमेशा मॉडुलस में लिखना, दोनों के प्रोडक्ट का सम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अगेन रूट अंडर सेकंड का A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का मॉड। इस फॉर्मूला से हम लोग दोनों लाइन के एंगल का कोसाइन निकाल देंगे और cos थीटा इक्वल टू समथिंग आएगा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स कर दिया करेंगे। यहां आइए, यदि मान लिया जाए दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में तुम याद रखना दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होगा है नहीं, तो सभी का रेशियो आपस में इक्वल होगा। और सेकंड आओगे, यदि मान लो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो देखो जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा और का cos 90 0 होगा, 0 में ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा। तो लिख दोगे दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 होगा, ये कंडीशन हुआ। तो इस थ्योरी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनावेंगे। इसके अलावा एक चीज और जान लो, अगर कोई दो पॉइंट दिया हो और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे मालूम करोगे, उसके लिए देखो इसका कोऑर्डिनेट A का x1 y1 और z1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो AB का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, याद रखना दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, कॉमा जेड कोऑर्डिनेट का अंतर। x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ये डायरेक्शन रेशियो हुआ। तो इस थ्योरी को भी जानोगे तभी क्या होगा, आराम से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं। इसलिए बोले केवल केवल और केवल क्वेश्चन बना लेने से, है कि नहीं, एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाओगे जब ये सब चीज तुमको काफी अच्छे ढंग से याद रहेगा, समझे हुए रहोगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जरूर हम कमेंट में जो कोई क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब हम 1 से 2 दिन के अंदर जरूर दे दिया करेंगे। तो अब चलिए एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाओगे, वो क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन में देखोगे हम डायरेक्ट थोड़ा सा हिंट देते हैं, क्वेश्चन में हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा तुमको। क्वेश्चन कहा इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसको प्रूफ कीजिए। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D पढ़ते हैं, तो 3D के आधार पर ही प्रूफ करेंगे। तो पहला काम क्या देखें, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो अब बात आती है, यहां पर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो नहीं दिया हुआ है, उसके बदले में क्या है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ब्लू से लिखे। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो पहला इसको मानते हैं फर्स्ट लाइन और इसको मानते हैं सेकंड लाइन। और सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, लिखोगे लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन बी A1, B1 और C1। अब क्या है, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो इस थ्योरी पर चले आए। क्या बोलता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को अंतर डिफरेंस निकालिए। 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया, 4 और ये माइनस, 4 माइनस और माइनस 1 है ना, 4 माइनस और ये माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब आइए -2 यानी -4 हो गया। तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लिए। अब आइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन बी मानते हैं हम लोग A2, B2 और C2। तो चलिए सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो फिर इस थ्योरी से निकालोगे, तो 3 माइनस 0 यानी 3, 5 माइनस 3 यानी 2 और 6 माइनस 2 यानी 4। हम दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाले। प्रूफ करना है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, भले हम खींचे हैं इस प्रकार से, लेकिन प्रूफ करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम निकालते हैं। तो यहां पर लिखोगे नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू, चलो A1 A2, A1 इंटू A2 2 3 जा 6 प्लस B1 इंटू B2 5 2 जा 10 प्लस होता, लेकिन यहाँ -16 है, तो प्लस माइनस -16। देखो यहाँ पर 16 माइनस 16 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, इसलिए कह देंगे बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक यही जो थ्योरी पढ़ा है, इसी थ्योरी के आधार पर एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है, कहता है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, या प्रूफ कीजिए। और पैरेलल का देखो यहाँ पर ये पड़े हैं, डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो बात आती है, पहला काम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ये 2 पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो इस थ्योरी के आधार पर निकालेंगे। मैटर को लिखेंगे, लेट B1 C1 किसके इक्वल है,
तो देखो माइनस करो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करो, 4 माइनस 2 करो या 2 माइनस 4 करो, वो तुम पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर 4 माइनस 2 किए तो 2 हो गया, 7 माइनस 3 किए तो 4 हो गया, और 8 माइनस 4 किए तो 4 हुआ। ऐसा कभी नहीं करना पहला वाला में इतना माइनस इतना, दूसरा वाला में इतना माइनस इतना करोगे तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अब आइए डायरेक्शन रेशियोज। अब सेकेंड लाइन का इक्विवेलेंट किसके होगा, तो देखो -1 -1 -2, -2 और -2 -4 और 1 -5 यानी -4। क्लियर हो गया। अब हम बारी बारी से डायरेक्शन रेशियो का ये रेशियो अनुपात निकालेंगे, A1 बाई A2 निकालेंगे। तो देखो A1 बाई A2 2 माइनस 2 यानी -1। अब निकालो B1 बाई B2, तो यहाँ पर 4 बाई -4 यानी -1, और उसके बाद C1 बाई C2 निकालोगे तो 4 बाई -4 यानी -1। क्या देखें, तीनों का वैल्यू -1 है, इसका मतलब यह प्रोपोर्शनल है। A1 A2 इक्वल है B1 B2 इक्वल है C1 C2, देयरफॉर कह देंगे बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ये 3 क्वेश्चन बना। ये 3 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन जानने से ज्यादा बेहतर है इस थ्योरी को हम लोग याद करें। इस थ्योरी की जरूरत आगे भी पड़ेगी। अब तो इसको मिटा देंगे अगला क्वेश्चन के लिए, लेकिन इस थ्योरी की जरूरत आगे के क्वेश्चन में भी पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन के लिए तुमको अब लाइन का इक्वेशन जानना होगा। देखो गौर करोगे, ये जो है स्पेस में, आकाश में यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, है नहीं। कौन सा, पहला क्या है, देखो मान लो इसको हम इसके फिंगर के टिप पॉइंट को ये टिप को पॉइंट समझे और ये लाइन दे, अगर ये हटा दे, अब बोले इस पॉइंट से होके जाने वाला लाइन क्या यूनिक है, तो कभी नहीं होगा, अनेकों लाइन गुजर रहा है। लेकिन जब ये डायरेक्शन दे दे कि आप एक, ये डायरेक्शन हुआ मान लो, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट से गुजरने वाला लाइन देखोगे यूनिक होगा। क्लियर। तो लाइन का यूनिकनेस होने के लिए या तो स्पेस में एक पॉइंट और एक डायरेक्शन दे, पहला कंडीशन। दूसरा, या नहीं तो 2 पॉइंट दे देंगे तो भी एक यूनिक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो बारी बारी से हम दोनों तरीका से पढ़ेंगे। पहला आते हैं, यदि स्पेस में एक पॉइंट दे दे और एक डायरेक्शन दे दे तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, और लाइन का इक्वेशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो उसको लिखने के पहले एक चीज जानो, गौर करो, जब कोई पॉइंट का जब चर्चा हम लोग करते हैं, मान लो पॉइंट ए, इसको जरूर सीखना, आगे कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जब भी ये पॉइंट दिया रहेगा तो कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, x1 y1 z1, जरूर सीखना इसको। कार्टेशियन सिस्टम में दिए हुए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, और इसी पॉइंट को अगर वेक्टर में अगर बोला जाएगा तो दिए हुए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर मान लो है, तो कैसे लिखोगे, जैसे ये कोऑर्डिनेट है ना, तो इसको लिखोगे x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। जरूर इसको याद रखो। किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन सिस्टम में अगर कोऑर्डिनेट इतना है तो उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर, ओरिजिन से चलता है, ओ ए वेक्टर जिसको हम ए वेक्टर मान लिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर में क्या किया जाता है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप लगा दिया जाता है। क्लियर हो गया। अगर कार्टेशियन में ऐसा होगा और वेक्टर में ऐसा होगा, कोऑर्डिनेट दे दे या पोजीशन वेक्टर दे दे, सभी एक ही चीज होता है। अब डायरेक्शन, जैसे बोले इसका डायरेक्शन, तो गौर करोगे वेक्टर में डायरेक्शन को वेक्टर के फॉर्म में दिया जाएगा, ये तो हुआ पॉइंट की बात। और अगर डायरेक्शन दिए की बात अगर होगा तो वेक्टर में क्या होगा, कोई वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर, जैसे कोई दे देगा बी वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप,
ये हुआ डायरेक्शन। और इसी को अगर कार्टेशियन में देना होगा तो क्या देगा, सो सुनो, देगा क्या, आप उस डायरेक्शन यानी वह लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं, तो यहां पर इसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन को कैसे तैयार करोगे वो सीखो। आई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो 2, यहां 1 और यहां -1। अगर यह भी याद रखना, अगर तीनों का स्क्वायर को जोड़े और वह 1 आ जाए तब यह डायरेक्शन कोसाइन है। अगर तीनों के वर्गों का योगफल 1 नहीं आता है तो वह डायरेक्शन रेशियो होता है। क्लियर। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन का जब इक्वेशन सीखेंगे तो बार बार या तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट या पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देगा, या नहीं तो यहां पर डायरेक्शन देगा या लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो दे देगा। तो चलिए पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला आते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में दिए हुए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देगा और पैरेलल जिसके है उसमें डायरेक्शन देगा। मान लो फिक्स्ड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट मान लो है ए वेक्टर और डायरेक्शन मान लो बी वेक्टर। तो याद रखना इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इसको याद रखना होगा। यानी वह लाइन, जो कोई भी लाइन जिस फिक्स्ड पॉइंट से गुजरता है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और वह लाइन जिस डायरेक्शन में है वो बी वेक्टर है। तो लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होगा। जितना भी लाइन का इक्वेशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे उस सबों में आर वेक्टर लिखेंगे। तुम गौर करते होगे कोई भी इक्वेशन को ऑलवेज एक्स वाई और जेड के फॉर्म में लिखते हैं, यानी यह जिस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट को आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं, वेरिएबल पॉइंट, चर बिंदु। इसी के चलने से ही लोकस तैयार होता है, यानी लाइन वगैरह कुछ भी तैयार होता है। तो ये हुआ कार्टेशियन में और इसी को लोग बोलते हैं वेक्टर में आर वेक्टर, यानी इस वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को ऑलवेज आर वेक्टर बोलते हैं। और यहां आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमेशा देखोगे वेक्टर फॉर्म में किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए ऑलवेज आर वेक्टर लिखेंगे, R1 R2 कभी नहीं लिखेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे। और कार्टेशियन में लिखने के लिए ऑलवेज एक्स वाई जेड लिखते हैं। तो चलिए ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। दूसरा आओ कार्टेशियन में, मान लो फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम दे दिए x1 y1 और z1, ये फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिए। अब आइए वेक्टर जिस लाइन डायरेक्शन है वो डायरेक्शन न दे करके उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो दे देगा। पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आर एल एम एन। मान लो अगर तीनों का स्क्वायर का सम 1 हुआ तो ये डायरेक्शन कोसाइन होगा, अगर तीनों के स्क्वायर का सम 1 नहीं हुआ तो यह डायरेक्शन रेशियो होगा। और ऐसे अब क्या है, अब यहां पर कार्टेशियन सिस्टम में इक्वेशन क्या होगा वो याद रखना। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट का एक्स वाई है तो लिखना एक्स माइनस फिक्स्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, जिस लाइन के पैरेलल है उसका एल, फिर y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और फिर बाई m, और ये z माइनस z1 बाई m। इस प्रकार से अगर मान लो एक पॉइंट और डायरेक्शन दिया रहेगा तो लाइन का इक्वेशन यही होता है, इसको याद रखोगे। अब इसके बाद क्या है यह भी जानना जरूरी है, तभी क्वेश्चन हम बतलावेंगे आगे का कि वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे और कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे बदलेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ हो लाइन का x माइनस 3/2 इक्वल टू y प्लस 5/3 इक्वल टू z माइनस 1/6,
6 सपोज करो ये दिया, ये कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन है। इस लाइन को जैसे ही देखोगे तो दिमाग में यह आनी चाहिए बात कि यह लाइन किस फिक्स्ड पॉइंट से गुजरता है, उसी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरता है जिसका x कोऑर्डिनेट +3 है, y कोऑर्डिनेट -5 है, क्योंकि यहाँ प्लस है इक्वेशन में माइनस होता है कि नहीं। तो y कोऑर्डिनेट -5 है और z कोऑर्डिनेट +1 है, फिक्स्ड पॉइंट। और यह लाइन किसके लाइन के पैरेलल है, उस लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 6 है। इसी को अगर मान लिया जाए, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो सीखो कैसे होगा। हमेशा r वेक्टर जरूर लिख देना, उसके बाद यहां पर इक्वल टू है कि नहीं। ये a वेक्टर जो है यह फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहां पर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 3i कैप, यहां प्लस है इसलिए माइनस होना चाहिए था, तो -5 लिखोगे, -5j कैप और +k कैप, ये फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। उसके बाद कोई भी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा म्यू एस टी कुछ भी लिख सकते हो, और उसके बाद किस डायरेक्शन में है, तो नीचे वाला जो है उसको कैसे लिखोगे, 2i कैप +3j कैप +6k कैप, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। तो कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे लाओगे वो देखो। इसको अगर लाना होगा इसमें तो कैसे लिखोगे, यहां पर x y z होता है तो लिख दोगे x -3/2 इक्वल टू y -+5/3 और फिर z -1/6। तो ये कन्वर्जन जरूरी है तुमको सीखना। तो अब देखोगे, अब अगर मान लो स्पेस में 2 पॉइंट दिया होगा तो यूनिक लाइन ड्रॉ होगा, तो उसमें अब वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे और कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ेंगे। तो पहला आते हैं, मान लो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। क्या बोले थे, जब भी वेक्टर की बात जब करेंगे तो 2 पॉइंट जो दिया होगा उस दोनों पॉइंट का हमेशा पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं लेट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एंड बी पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है नहीं, और बी फिट, ये 2 पॉइंट्स, इसी दोनों पॉइंट से होके जाने वाला लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो ऑलवेज लिखना आर वेक्टर इक्वल टू, दोनों में से तुम डिसाइड करना हम पहले किसको लिखें, किसी को भी लिखा जा सकता है। सपोज करो यहां हम ए वेक्टर को लिख दिए, उसके बाद कोई स्केलर क्वांटिटी लिखना, और जो बच गया है उसमें से जो लिखे हो उसको माइनस करके लिख देना। तो यही इक्वेशन हो गया। 2 पॉइंट्स अगर स्पेस में दिया रहेगा तो उसका वेक्टर इक्वेशन। अब आइए इसी का कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोले थे, अब जो यह 2 पॉइंट जो दिया रहेगा उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो मान लो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है कि नहीं। तो उस कंडीशन में 2 पॉइंट भी 2 पॉइंट्स, तो फिर कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखोगे वो सीखो। यहां पर भी अब क्या करोगे, x को लिख दिए, अब माइनस। अब हम यहां पर भी डिसीजन लेंगे, दोनों में से किसको ले, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। मान लिया हम इसको अगर लेते हैं तो x -x1 बाय, अब जो सेकंड बचा x2 -x1, y कोऑर्डिनेट के लिए y -y1। अब चूंकि इसमें इसका ले चुके हैं तो आगे अब हमेशा इसी का लेंगे। अब बाय y2 -y1, फिर आओ z -z1 बाय z2 -z1। इस प्रकार से हम तुमको दोनों केस बता दिए। स्पेस में अगर एक पॉइंट और एक डायरेक्शन दिया रहेगा तो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, अगर स्पेस में 2 पॉइंट दिया रहेगा तो वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। तो अब चलो आगे का क्वेश्चन एक है, आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन इस पॉइंट से गुजरता हो
और इस वेक्टर वाले लाइन के पैरेलल हो। तो गौर करोगे हम यहां बतलाए थे, बार बार बताए, अगर वेक्टर इक्वेशन होगा तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देगा, डायरेक्शन भी वेक्टर में देगा, पहले जो था लिखा हुआ है कि नहीं। अगर कार्टेशियन में होगा तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट देगा और जिसके पैरेलल है उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो देगा। यहां क्या किया, ये मिक्स कर दिया। यहां पर जिस पॉइंट से गुजर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया और जिस लाइन के पैरेलल है उसका वेक्टर दे दिया। तो हमारी जिम्मेदारी यहां क्या बढ़ती है, या तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल ले और हम वेक्टर इक्वेशन तैयार कर दें और फिर उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दें, या नहीं तो कार्टेशियन में ही अगर निकालने की इच्छा है तो कोऑर्डिनेट को रहने दें और इसका हम डायरेक्शन रेशियो निकाल दें और जब कार्टेशियन इक्वेशन तैयार होगा तो फिर उसको हम वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं लेट, यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट बोले तो जिससे वह पास करता है, बी ए वेक्टर हम मान लेते हैं और यह फिक्स्ड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। तो इसी को अब वेक्टर में लिख दोगे तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। कैसे लिखोगे, 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप, और जिस लाइन के पैरेलल है पैरेलल टू, उसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, पैरेलल टू बी वेक्टर, और बी वेक्टर के जगह क्या लिखा हुआ है, 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस 2 कैप। तो देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी, फॉर्मूला इसके पहले हम तुमको लिखाए थे, जो इसके पहले लिखा हुआ था ये था फॉर्मूला, आर वेक्टर इक्वल टू फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेमडा और जिस वेक्टर के पैरेलल है वो, यही था वेक्टर इक्वेशन, है ना। तो इसी आधार पर अब इसी पर इसको हम सेट कर देंगे। तो कैसे लिखोगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यानी आर वेक्टर ए वेक्टर के जगह पर इसको लिख देंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और उसके बाद प्लस लेमडा म्यू एस टी अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं, और बी वेक्टर के जगह लिख दिए 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये हो गया मेरा वेक्टर इक्वेशन। अब यदि मान लो जरूरत हमको है, क्वेश्चन अगर कहता है कि कार्टेशियन इक्वेशन भी बतलाइए, तो वो कैसे इसको कन्वर्ट कर दो, वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है आर वेक्टर के जगह, तो एक्स माइनस, यहां देखो प्लस 1 मल्टीप्लाई है, तो एक्स माइनस 1 बाई ये 3 इक्वल टू, अब यहां y है y माइनस 2 बाई ये 2, फिर यहां पर z कैप के कैप है तो z माइनस 3 बाय ये माइनस 2। यही हो गया कार्टेशियन इक्वेशन और ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन उस बिंदु से गुजरता है जिसका पोजीशन वेक्टर इतना है और वह लाइन इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर अगर सॉल्व करोगे तो जिस पॉइंट से गुजरता है उसका पोजीशन वेक्टर को हम फॉर्मूला में ए वेक्टर लिखे हैं, तो यही हो गया ए वेक्टर, और जिसके डायरेक्शन में है उसको बी वेक्टर लेते हैं, तो ये हो गया बी वेक्टर। अब वेक्टर इक्वेशन तैयार करना होगा, तो फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखाए थे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर के जगह इसको लिख दीजिए प्लस 4 के कैप और प्लस लेमडा बी वेक्टर इसको लिख दीजिए। हमेशा याद रखना है यहां जो है वह फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और यहां जो है जो स्केलर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो उसका डायरेक्शन होता है। अब इसको कार्टेशियन में भी क्वेश्चन बोल रहा है, लिखिए कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या बोले, यहां का x माइनस देखो ये 2 अब बाई ये 1 इक्वल टू इधर का y माइनस
माइनस +1 अब बाई ये 2, फिर इसका z -4 बाई -1। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। फिर देखो कार्टेशियन इक्वेशन में भी आगे जो पढ़ने क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो पढ़ेंगे एंगल निकालिए, तो इसको इक्वेशन को देखने से क्या क्या समझ में आती है कि यहां पर जो वैल्यू लिखा है बीच में माइनस होना चाहिए, तो 2 -1 और 4 फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और नीचे जो लिखा हुआ है उसका डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन इस पॉइंट से गुजरता है, यानी इस पॉइंट से होकर जाने वाले उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन ये दिए हुए लाइन के पैरेलल है। क्लियर? तो यहां पर क्या देखें, जिस लाइन के पैरेलल होता है उसका यहां डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन लिखा जाता है, और जिस पॉइंट से गुजरता है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट को माइनस किया जाता है। तो ये तो माइनस कर लेंगे हम लोग, लेकिन वो जिस लाइन, वह क्या है लाइन, रिक्वायर्ड जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड लाइन जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 5, 6। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होगा कि इसको जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन को, इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। कभी कभी ये उटपटांग टाइप से लिखा रहेगा, वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो तुम जल्दीबाजी में नीचे वाले को लिख दोगे, तुम्हारा गलत हो जाएगा। सपोज करो यहां 2x लिखा रहता, तो तुम यहां पर डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 लोगे, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। यानी जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो यह पहले पता लगाना होगा क्या यह लाइन अपने ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं। तो कोई भी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्म में कब होगा, जब x, y, z का कोफिशिएंट +1 हो, बीच में माइनस हो, और नीचे जो हो वह फ्रैक्शन में ना हो, सिंगल सिंगल हो, तभी हम लोग नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। बाय द वे इस क्वेश्चन में लग रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, थोड़ा यहां केवल माइनस कर देना, इसको लिखने से ज्यादा बेहतर होगा। कैसे लिखोगे, लिखोगे यहां पर कि लेट फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट बोले तो जिससे वो गुजरता है, मान लेते हैं उसको a, -2, 4, -5, ये फिक्स पॉइंट से गुजरता है। मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है वह इसके पैरेलल है नहीं, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू l मान लिए, जबकि क्वेश्चन कहता है इसके पैरेलल, हम बोल रहे हैं l के पैरेलल है, इसका मतलब l ही ये है। वेयर l इक्विवेलेंट है x, देखो प्लस है तो माइनस करके इसको ऐसे लिख दी बाई 3। बार बार बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, नहीं तो तुम्हारा एग्जामिनेशन में बना कर लाओगे या मालूम होगा कि आंसर तुम्हारा गलत है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो को कहा जा सकता है 3, 5, 6। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L, B, 3, 5, 6। अब फिर इसको ब्रैकेट में भी नहीं देना, बहुत लड़का को देखते हैं ब्रैकेट में देता है। अगर डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन को ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो कोऑर्डिनेट के रूप में माना जाता है, कभी भी ब्रैकेट नहीं देंगे, ऐसे ही लिखते हैं। तो चलिए अब क्लियर हो गया, रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से गुजरता है, और रिक्वायर्ड लाइन जिस लाइन के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो ये है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 10, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2, और ये माइनस मिल करके हो जाएगा +2, जिस लाइन के पैरेलल है उसका ये 3, y माइनस वो 4 बाय ये 5, z माइनस वो माइनस +5 बाय 6, ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन।
फिर इसको वेक्टर इक्वेशन में सीखो। वेक्टर इक्वेशन में कैसे लिखोगे, तो एक्स वाई जेड के जगह आप लिख देंगे आर वेक्टर। अब फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस है तो यहां लिखेंगे -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां माइनस होना चाहिए था। प्लस म्यू इंटू डायरेक्शन रेशियो आई जे के लगाओ 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन और ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, तुम खुद बना लेते। ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कहता है वेक्टर इक्वेशन में लिखिए, लेकिन अपने मन से इस पर हम एक क्वेश्चन देंगे, उसको गौर से देखना। इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा जो बार बार बतलाते हैं, एक्स वाई जेड के जगह पर आर वेक्टर, माइनस है तो 5i कैप, प्लस है तो -4j कैप और माइनस है तो प्लस 6k कैप। ये फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस म्यू इंटू नीचे वाले को लिख दोगे 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। हम तुमको देते हैं 7 का 1 हुआ एनसीईआरटी का और 7 का 2 हुआ मेरा। बोलेंगे ये क्वेश्चन देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बी 2x माइनस 1 बराबर y प्लस 3 बराबर 3z। अब इसको लिखिए राइट इन वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। इसको वेक्टर फॉर्म में तभी लिख पाएंगे जब यह कार्टेशियन इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, x माइनस x1 बाई एल इक्वल टू y माइनस y1 बाई एल इक्वल टू z माइनस z1 बाई एल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तभी हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सीखो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। तो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 3 इक्वल टू 3z। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। यहां देखो 2 है तो पहला काम इसमें से 2 कॉमन लेंगे। 1 में से 2 कॉमन लोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। ये अपने जगह पर सही है, यहां पर भी 3 बाहर चला जाएगा। अब आइए यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इसको लिखोगे x माइनस 1/2 बाई 1/2, तभी तो यह 2 पलट करके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। यहां पर क्या लिखोगे, y माइनस -3/1, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस 3 होगा। अब बाई 1 यहां पर लिखोगे z माइनस 0/1/3, तभी तो ये 3 पलट के ऊपर 3z होगा। अब चलिए ऊपर का फर्मा हम हूबहू ला दिए, नीचे फ्रैक्शन में आ गया। तो रूल क्या है, 2 और 3 का एलसीएम निकालो। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 सभी में मल्टीप्लाई कीजिए। 1/2 इंटू 6, y माइनस -3/6, 6 ही होता है, 6 नहीं होता है। हम पढ़ा तो नहीं है ना, 6 होता है हिंदी में, 6 नहीं होता है। अब कोई बोलेगा 6, लेकिन नहीं होता है नहीं। अब आओ z माइनस 0/1/3 इंटू 6, अब सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 1/2/3, y माइनस -3/6 और z माइनस 0/2। ये कार्टेशियन इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड के जगह आर वेक्टर। अब देखो ये हाफ आई कैप, ये -3j कैप, यहां 0k कैप लोग नहीं लिखते हैं, प्लस म्यू या लेमडा 3i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 2k कैप। इसे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अभी बतलाए थे कि अगर स्पेस में 2 पॉइंट होगा तो लाइन का इक्वेशन निकालिए, वेक्टर में भी कार्टेशियन में, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड आल्सो कार्टेशियन फॉर्म who passes through origin 0 0 0 and this point, है नहीं? तो 2 पॉइंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन में यहां पर लिखोगे, यहां पर हियर फिक्स्ड पॉइंट्स आर ए x1 y1 z1 किसके इक्विवेलेंट है 0 0 0 एंड बी x2 y2 z2 किसके इक्विवेलेंट है 5 माइनस 2 3। तो इक्वेशन देखो फॉर्मूला है x माइनस x1 बाई, अभी कुछ देर पहले लिखाए थे y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई, सभी को सेट कर दो आराम से बन जाएगा। कैसे करोगे, x माइनस x1 की जगह पर 0 और 5 माइनस 0 y माइनस 0 बाई माइनस 2 माइनस 0 z माइनस 0 बाई 3 माइनस 0, आंसर हो गया x बाई 5 y बाई माइनस 2 z बाई 3। यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 में भी 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब बोलेगा उसका इक्वेशन तैयार कीजिए, सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा। इसको खुद बनाना, नहीं बनेगा तो कमेंट में पूछोगे तो बतला देना। क्वेश्चन नंबर 10 में अब बोलेगा 2 लाइन का इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा दोनों लाइन के बीच एंगल निकालिए। हम इसके स्टार्टिंग में ही तुमको पढ़ा दिए हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइन होगा तो 2 लाइन के बीच एंगल कैसे निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो होगा तो 2 लाइन के बीच कैसे एंगल होगा। सेम टू सेम थ्योरी यहां भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे गौर करो, लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या क्या पढ़े, L1 का इक्वेशन पढ़े r वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन मान लो है r वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालिए। मान लिया जाए कि एंगल बिटवीन L1 एंड L2 बी थीटा। ये भी फिर थ्योरी पर आ रहा है, थ्योरी को स्किप मत करना, बहुत बड़ी गलती होगी। थ्योरी से ही अनेक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए L1 और L2 के बीच थीटा एंगल है, 1 मिनट लगेगा, कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखो, केवल क्वेश्चन बना लेने से इंजीनियर नहीं बन जाओगे। ये है मान लो L1 और ये है L2। ये इक्वेशन को देखने से हम लोग यही समझते हैं कि यह A1 वेक्टर L1 का फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, क्लियर। और B वेक्टर क्या है, तो इस लाइन का डायरेक्शन है, B वेक्टर B1 वेक्टर। L2 में आओगे तो पोजीशन वेक्टर के ये फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मान लो इसको B लिखते हैं, और इसका डायरेक्शन क्या है B2 वेक्टर। दोनों लाइन के बीच एंगल क्या है थीटा, हम लोगों को यही थीटा निकालना है। तो कैसे निकालोगे वो देखो, अगर इस B वेक्टर को बैक तरफ मिलाओ, पैरेलल चलेगा, ये भी बैक जाएगा तो पैरेलल जाएगा, भले हम पैरेलल नहीं खींचते हो। तो गौर करोगे, ये लाइन इसके पैरेलल है और यह लाइन इसके पैरेलल है, इन दोनों लाइन के बीच थीटा है, तो नेचुरली इस दोनों के बीच भी थीटा होगा। अब जब दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाय दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये पढ़े। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, जब भी वेक्टर इक्वेशन में लाइन दिया रहे और एंगल निकालने के लिए बोले तो हमको केवल और केवल दोनों लाइन के डायरेक्शन से ही मतलब है।
फिक्स पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। दोनों डायरेक्शन के बीच जो एंगल निकलेगा वही एंगल दोनों लाइन के बीच होगा। अब आइए, अगर मान लिया जाए L1 और परपेंडिकुलर हो L2 के, तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 0 होगा, कॉस थीटा 90 होगा, कॉस 90 0 होगा, तो ये पूरा वैल्यू 0, नीचे वाला 0 में जाएगा। तो इसका मतलब दोनों लाइन के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यदि मान लो पैरेलल हो, अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो दोनों का पैरेलल अगर होगा तो देखोगे B1 और B2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते थे तो वहां साइन थीटा निकलता था वेक्टर में। तो थीटा पैरेलल में थीटा 0, साइन 0 0, यानी पूरा पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होगा। क्लियर है? ये थ्योरी जानना पड़ता है। तो ये पहला हुआ, जब वेक्टर इक्वेशन में दिया रहेगा तो एंगल कैसे निकालिएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, हमको एक बनाते हैं और एक तुम बनाना। पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल निकालिए। तो हम लोगों को एंगल निकालने में किसकी जरूरत पड़ेगी, तो दोनों लाइन का डायरेक्शन, ये जिसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये हो गया B1 वेक्टर और ये हो गया B2 वेक्टर। लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। डायरेक्शन ऑफ L1 B1 वेक्टर, जहां इस B1 वेक्टर है कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और डायरेक्शन ऑफ L2 B, मान लो B2 वेक्टर, तो B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दोनों के बीच एंगल मान लो थीटा है, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 बी थीटा। तो चलिए अब फॉर्मूला इसका यूज कर लो और आराम से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर। हम आशा करते हैं डॉट प्रोडक्ट आता होगा, अगर नहीं आता है तो चैनल में वेक्टर का पॉडकास्ट में जाओगे तो तुमको हर चीज मिल जाएगा। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से करेंगे। 3 1 जा 3, देखो 3 इंटू 1 3, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। मॉडुलस भी आता होगा, नहीं आता है तो जाके चैनल में जाओ। चलो B1 का क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अगेन सेकंड वाले का 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का 4। ये cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो 12 4 16 3 19, और ये हो गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। अब चलो, यदि दोनों लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन में होगा तो फिर कैसे एंगल निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या है। फिर 1-2 मिनट इसका थ्योरी देख लो या डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं। मान लो L1 का कार्टेशियन इक्वेशन, L2 का कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x2 बाई L2, y माइनस y2 बाई M2 और z माइनस z1 बाई N2। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 बी थीटा। अब यहां आइए, यहां पर इस लाइन में ये फिक्स्ड पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है। जब एंगल निकालना होगा तो एंगल निकालने के लिए देखना होगा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या है। और अभी पहला भी स्टार्टिंग में ही बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो होता है तो cos थीटा कैसे निकालते हो, ऑलवेज मॉड में देना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, L1 L2 M1 M2 और प्लस N1 N2।
होल बाय रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अगेन रूट अंडर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का मॉड। इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। बाय द वे अगर ये फॉर्मूला भूल गए, कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में याद है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वेक्टर के आधार पर एंगल निकाल देंगे। हमको एंगल निकालने से मतलब है। और आओ, पहला, यदि दोनों लाइन पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में डायरेक्शन रेशियो जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? और यदि परपेंडिकुलर होगा तो दो क्या होगा, 90 cos 90 जीरो, पूरे नीचे वाला जीरो में चला जाएगा तो हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अब चलिए इससे 11 में दो क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन तुम बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, पहला क्वेश्चन है L और Z माइनस 5/4 ये दोनों लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालिए। जब भी एंगल निकालोगे एक बार जरूर देख लेना क्या यह लाइन अपने ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो कुछ देर पहले बताए हैं लाने को, ओरिजिनल फॉर्म में लाओगे तभी डिसाइड लेना कि ये L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और यह L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो लिखोगे यहां पर हियर L1 M1 N1 किसके इक्विवेलेंट है तो 2 5 माइनस 3, L2 M2 N2 किसके इक्विवेलेंट है -1 8 4। और इस फॉर्मूला पर आ जाओ, लिख देंगे एंगल बिटवीन दोनों के बीच एंगल थीटा है तो फॉर्मूला पर आ जाओगे, लिख दोगे cos थीटा इक्वल टू मॉड L1 L2 2 इंटू -1 -2 5 इंटू 8 40 -3 इंटू 4 -12 रूट अंडर इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 9। हम इस पर सेटिंग कर रहे हैं। अगेन रूट अंडर इसका स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व कर दो, इसलिए लिख दोगे थीटा बराबर cos इनवर्स इंटू 9। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है दो लाइन का इक्वेशन आपको हम दे दिए, आप बतलाइए यदि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो P का वैल्यू निकालिए। तो परपेंडिकुलर का भी कुछ देर पहले पढ़ा है कि परपेंडिकुलर जब होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। लेकिन उसके पहले देखना है क्या ये लाइन अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो जी नहीं, यहाँ -x है, यहाँ -7 है। तो पहला काम होगा दोनों लाइन को बारी बारी से ओरिजिनल फॉर्म में लावे। तो लाने के लिए देखो कैसे लाते हैं। इसको कुछ देर के लिए L1 अगर मान लिया जाए 1 - x/3 7y - 14/2p और z -3/2 तो क्या नियम है, x y z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। आगे इसको बढ़ाते जाओ, माइनस कॉमन लोगे तो x -1/3, यहां से 7 कॉमन लोगे तो y -2/2p। ये अपने पोजीशन पर सही है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस को नीचे भेज दो, ये 7 नीचे जाएगा 2p/7 होगा और ये z -3/2 होगा। 7 1 इसका बटा में 1 है, इसके बटा में 1 है और 7 है, एलसीएम 7 होता है, 7 से मल्टीप्लाई करो। x -1 by -21 y -2/2p और z -3/2 7 जा 14। अब ये लाइन ओरिजिनल फॉर्म में आ गया तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आर -21 2p और 14, ये पता चल गया।
सेकंड का पता लगाओ। सेकंड का पता लगाओगे तो लिखोगे L2 इक्विवेलेंट है 7 माइनस 7x बाई 3p y माइनस 5 बाई 1 6 माइनस जेड बाई 5। यह भी लाइन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए -7 कॉमन लो तो x -1 हो जाएगा। 7 में से -7 कॉमन लोगे तो -1। अब बाई 3p ये अपने पोजीशन पर सही है, ये नहीं है माइनस कॉमन लोगे z -6 बाई 5। अब ये x -1 बाई 3p बाई -7 और y -5 बाई 1 z -6 बाई -5। अब नीचे 7 एलसीएम है, 7 1 1 तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। x -1 बाई -3p y -5 बाई 7 और z -6 बाई -35। डायरेक्शन रेशियोज आर -3p 7 -35। चूंकि L1 परपेंडिकुलर L2 का है तो दोनों का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। -21 को -3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 63p। 2p को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 14p और 14 को -35 से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 0। इसको प्लस कीजिए, कितना होगा 4 3 7 77p इक्वल टू 490। देयरफॉर p इक्वल टू 490 बाई 77। 7 से 11 770 यानी p का वैल्यू 70 बाई 11। 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 15 में क्या है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। इसका थ्योरी थोड़ा हम समझा देते हैं, ऐसे ही बतला देते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। यदि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर यह दो लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं करे और ना तो पैरेलल हो, कोप्लेनर भी ना हो, नन कोप्लेनर हो, देखो अब ये नन कोप्लेनर हो गया, तो इसको कहते हैं स्क्यू लाइंस, है ना। तो इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है तो वो हम तुमको बतलाते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लो एक लाइन है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। L2 है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। आर स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस अभी कुछ देर पहले बोले ना तो यह कोप्लेनर है ना ही इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। तो इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD कैसे निकालोगे, मॉडुलस करोगे, चूंकि डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव में लेना होगा। दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्यों होगा तो इसके लिए लंबा थ्योरी है। डॉट दोनों के फिक्स पॉइंट का डिफरेंस का डॉट कर दिए, बाय दोनों डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। यही स्क्यू लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और एक सुझाव देते हैं, अगर लाइन स्क्यू लाइन अगर कार्टेशियन इक्वेशन में हो तो उसका भी फॉर्मूला है जो याद तुमको करने में प्रॉब्लम होगा, तो हम तुमको सजेशन देंगे अगर कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन हो तो आप उसको आराम से वेक्टर इक्वेशन में ले आइए और इस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाद बाकी तुम्हारा ऐसे ही टोटल बन जाएगा। हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड सबसे भारी प्रॉब्लम को हम उठाए, बाद बाकी तुम खुद बना लेना, नहीं बनेगा तो पूछोगे तो बतलावेंगे। गौर करोगे ये जो दोनों लाइन हम इसको L1 मान लिए और इसको L2 मान लिए, दोनों लाइन अपने एग्जैक्ट ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है।
इसका स्केलर क्वांटिटी टी अनेक जगह है, जबकि गौर करो यहाँ एक ही जगह होता है। तो पहला काम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाइएगा, तभी B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर पता चलेगा। तो L1 को हम अगर लावेंगे सॉल्व करने के लिए, तो देखो कैसे करते हैं। तो L1 को सजाओ, पहले R वेक्टर इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, आई कैप को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस टी से भी मल्टीप्लाई करो, ये टी जे कैप होगा, माइनस 2 कैप होगा, या प्लस 3 कैप होगा, माइनस 2 के कैप होगा। अब जितना टी वाला है उसको एक जगह लिखना और देखते रहना कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो देखो आई कैप और माइनस 2 कैप और प्लस 3 कैप हो गया। और देखो प्लस हमेशा लिखना, टी कॉमन ले लेना, तो यहां हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 कैप। क्लियर हो गया। सेकंड को भी ऐसे ही अरेंज करो, L2 को आर वेक्टर एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप और माइनस के कैप। देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू, बिना एस वाले को लिख रहे हैं, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब एस कॉमन ले लिए, हमेशा बीच में प्लस लेना है, ये आई कैप प्लस 2 कैप और माइनस 2 कैप। अब ये गौर करोगे ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए सेपरेट B1 वेक्टर वगैरह लिख नहीं पाएंगे, हम तुमको रेड पेन से लिख देते हैं। ये हुआ A1 वेक्टर, ये हुआ B1 वेक्टर, ये हुआ A2 वेक्टर और ये हुआ B2 वेक्टर। अब चलिए बाना ये शॉर्टेज से निकालने के लिए बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट सभी वैल्यू को निकालो और इस फॉर्मूला पर सेट करो। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट के आधार पर जो वेक्टर के क्लास में हम पढ़ाए हुए हैं, आई कैप जे कैप के कैप। B1 का लिख दो -1 +1 -2 और B2 का लिख दो 1 2 -2 और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आई कैप को छोड़े, ये -2 माइनस माइनस +4, ये हो जाएगा +2 माइनस माइनस +2, डिटर्मिनेंट आता होगा, और ये हो गया -2 और -1। इसीलिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर आ गया 2i कैप -4j कैप -3k कैप। ये हम निकाल लिए। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, हम यहां से चलना है फिर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, √2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर +16 और -3 का स्क्वायर +9, कितना हो जाएगा, कितना होगा 29। चलो ये भी हम निकाल लिए। अब ये वेक्टर और A2 माइनस A1 निकालो। अब चलो हम यहां आते हैं। अब चलो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालो। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के लिए देखो A2 यहां है, A1 यहां है, I माइनस I 0, माइनस जे और माइनस माइनस +2j, तो हो गया j कैप, और माइनस के और -3 के -4k कैप। अब आइए, अब हम लोग निकालते हैं इन दोनों का डॉट, यानी क्या निकालेंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर।
क्या होगा तो देखो, डॉट में आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई का कोफिशिएंट 2 है, वहां 0 है तो 0 हो गया। जे का कोफिशिएंट यहाँ -4 है, यहाँ +1 है तो -4 हो गया। -3 के का कोफिशिएंट वहां -4 यानी +12 हो गया। आंसर हो गया 8। तो हम सभी निकाल दिए। अब फॉर्मूला हम लिख देना एग्जामिनेशन में और सेटिंग करना। इसका वैल्यू क्या निकाले 8 और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाले √29 यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ 8/√29। इसी प्रकार से 17 के पहले का 15, 16 हर क्वेश्चन बनेगा। अगर कार्टेशियन में होगा तो वेक्टर में लाके बनाना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से गौर करोगे पूरे 3D का हर क्वेश्चन को ये थ्योरी के साथ समझा दिए। बस 1 सेकंड के लिए और रुको। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो का सेकंड पार्ट में चलेंगे। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बतलावेंगे, तीनों का तीनों धाकर होगा। हाँ, लेकिन ये मेरे विचार से यह वीडियो 1 घंटा 15 या 20 मिनट का बना होगा, इसलिए इसे वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश हो, पानी वगैरह पियो, कुछ देर के बाद फिर सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ावेंगे उसको पहले सुन लो, उसके बाद ही ये वीडियो को क्लोज कर बंद करना। पहला इसमें क्या होगा, तीनों का तीनों धाकर होगा। पहला क्या होगा, किसी भी पॉइंट से अगर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका फुट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। दूसरा, किसी पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट किसी पॉइंट का इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। और तीसरा जो है, खास करके सीबीएसई बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। कोई 2 लाइन का इक्वेशन आपको दे देगा, वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है वो बतलाइए। यदि इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। क्या करें, ये तीनों का तीनों मैटर हम सेकंड पार्ट में देने वाले हैं। तो रिफ्रेश हो जाओ, रिफ्रेश होने के बाद ही सेकंड पार्ट का वीडियो देखना। हम गारंटी देते हैं किसी भी स्टेट बोर्ड में 12 क्लास का 3D से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो 100% क्वेश्चन का जवाब देकर आ जाओगे। तब तक के लिए रिफ्रेश हो। ओके।